All right. Okay. Uh, we had done various kind of probability things like conditional probability. There was also a slide in our thing, marginal probability and joint probability and conditional probability. So we'll just, to distinguish between them, we'll explain to you by a simple example now, all these type of probabilities which I covered last time with you. Okay, so examples. Probability, few examples at one place, making you clear marginal and joint and conditional probability. Examples of probability. Okay. हम एक, ताकि हम जॉइंट को भी देखें कंडीशनल को भी देखें, तो हम x और y ले रहे हैं. एक x वेक्टर है, जैसे मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी के वेक्टर या सीक्वेंस, जिसमें x1 x2 x3 होंगे. तो हम कह रहे हैं कि इसमें ये x1 x2 की तरह जगह 1 2 एंड 3 हैं. ये हमारे सेट में जो हमारे x का सेट था, जो मैंने बताया था, सेट ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स. तो ये x1 x2 x3 को मैं ये वैल्यूज के साथ ले रहा हूँ. ये मेरा है, ठीक है. मेरा ये x वेक्टर है, जिसके ये x1 x2 x3 हैं, जो जिस तरह मैंने आपको बताया था. सम वेरिएबल्स, ये डिस्क्रीट केस ले रहे हैं, और ऐसी ही चीज़ें एप्लीकेबल हमने दिखाई थी कि होंगी ट्रू फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल. तो हम ये डिस्क्रीट वेरिएबल में एग्जाम्पल कर रहे हैं. इसी तरह मेरे पास एक सेट y का है, एक और सीक्वेंस. हमने क्योंकि ज्वाइंट और वो चीज़ें देखनी है, तो हम उसकी भी एक वेक्टर लेंगे, और उसके जो y1 y2, ये इसके लिए y1 y2 y3 वगैरह, उनकी भी कोई वैल्यूज होनी चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है कि वो 1 2 3 ही वैल्यूज हो. ये तो कॉन्सिडेंस है कि हमने इसमें 1 2 3 वैल्यू ली. इस केस में हम ले रहे हैं 2 4 5. लेट्स y1 is 2 and y2 is 4 and y3 is 5. ठीक, ये मैंने ऊपर हेडिंग में लिख दिया कि y1 y2 y3, just to relate it with the way we had defined, and they are always like this. जो हमने जिस तरह डिफाइन किए हैं, यही तरीका है इनके समझने के लिए, कॉमन स्टैंडर्ड तरीका. ठीक. अब ये हमारे दो डिस्क्रीट वेरिएबल्स के वेक्टर्स हैं. इनके केस में अब हम फॉर वेरियस कंडीशंस, यानी अगर x1 1 हो और y1 एक और वैल्यू हो, तो फॉर ऑल पॉसिबल केसेस के लिए हम एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं, ताकि हम जॉइंट और कंडीशनल और मार्जिनल और उन सबको देख सकें कि वो होते क्या है. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी. अच्छा, ये केस अब हम x में से ये
x1 वाला कि x यहाँ पर हम कहेंगे x1 वाला केस x इक्वल टू, मैं इसको बाद में फिर, ये x इज इक्वल टू x1 वाला सिचुएशन है और ये हमारी है 1, ठीक। और इसी तरह फिर ये x इज इक्वल टू x2 वाली केस है तो ये 2 है, और ये x3 वाला केस है तो ये 3 है। ये यहाँ पर अब आप इसी असूल पे, तो ये हमारा x की वैल्यू, ये सारी x की वैल्यू और ईच कंपोनेंट x1 x2 x3। इसी तरह ये y के लिए वैल्यूज हैं y1 y2 y3, y1 y2 y3 की, y1 y2 3 x1 x2 ठीक, ये हमें वैल्यूज। ओके, अब हम इनको, ओके, ये हम कोई वैल्यूज डाल रहे हैं इसमें 1/12, 1/24, okay, with some values 1/24 again, and 1/6, 1/12, 1/8, similarly 1/4, 1/8 and 1/12। ओके, ये एक हमने कंपोजिट सिनेरियो बना लिया। अच्छा, अब आप अगर हम कहें जॉइंट प्रोबेबिलिटी के फॉर probability of all cases of, पहला हम कैसे, पहला केस, find the, you need to find the probability when x का जो ये आपका पहला ये वेक्टर के तमाम वो केसेस विच आर लेस देन और इक्वल टू 2, x के ऊपर ये केसेस हैं एंड उसके साथ y is less than and equal to 4। ये y की वैल्यूज हमने यहाँ लिख लेते हैं 2 4 6 करके, आपको ये 2 है y का, ये 4 का कॉलम है और ये 6 का कॉलम है, सॉरी 5 कॉलम। यू अंडरस्टैंड दिस टेबल कि हम कह रहे हैं, ये हमने तमाम केसेस लिख लिए कि व्हेन x इज 1 एंड y इज 2, जहां ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं as a joint probability, when x is 1 and y is 2, तो ये probability है। if x is 1 and y is 4, ये probability है। इसी तरह यहाँ पर if x is 2 and y is 5, तो ये probability है। तो joint probability का मतलब दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हमने उसकी इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ओके, और
Okay, all right, we got the some connection problem. Okay, all right, so we were looking at, we made a table of two variables, variable not individual variable, टू सीक्वेंसेस, एक x का सीक्वेंस, एक y का सीक्वेंस। x के सीक्वेंस में x1 x2 x3 की वैल्यूज 1 2 3 थी। y के सीक्वेंस में y की वैल्यूज 2 4 5 हैं। हमने कहा एक टेबल बनाते हैं जिसमें ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ x के सीक्वेंस के वेरिएबल्स ज्वाइंट विद y के सीक्वेंस के वेरिएबल्स की वैल्यूज एंटर्ड हो। ओके, अच्छा, अब हम इसमें for x is equal to 1, y is equal to 2 is this value. And similarly, I discussed for maybe for x is equal to 3 and y is equal to 4 is this value. So this is joint probabilities of each pair of variables for the two sequences. Okay. अब हम कह रहे हैं कि अगर हमें इस तरह की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फॉर सर्टेन रेंजेस की ज़रूरत हो तो हम कैसे लेंगे? अगर हम कहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड y इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, यहाँ 4 हमने नहीं लिखा, तो क्या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगी? बताइए, इस टेबल से देख के कंप्यूट एंड टेल मी, और उसको बताया कि क्या है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन के लिए। बताएं व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड ये ज्वाइंट का y लेस देन इक्वल टू 4। तो ऑल ऑफ यू ट्राई दैट, ये टेबल है, टेल मी द आंसर। हाँ, हसीब यू कैन ऑल्सो ट्राई, बताइए हसीब। जी सर, आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर वैसे तो पाबंदी है, जी जी मगर ये क्योंकि हमारी ओल्ड थिंग्स हैं तो इसमें आप स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए जी दे सकते हैं चीज़ें। बताएं, आंसर जी। बताएं, ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, यू कैन गिव मी द आंसर ऑल ऑफ यू। इसमें हमारे जो x लेस देन और इक्वल्स टू 2 है और y लेस देन इक्वल्स टू 4 है, जी तो जी, हम हमारे पास पहली जो, हाँ जी नहीं, आंसर बताएं, पहली जो, पहले आंसर बताएं, अच्छा आंसर बताएं फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन करते हैं। टेक द आंसर, एनी वन ऑफ यू ट्राई। फर्स्ट 4 एंट्रीज इसमें शामिल होंगी। तो क्या हुआ आंसर? आंसर बताओ जी। ये हम आपका प्रीवियस उसका वो कर रहे हैं रिवीजन। हमने कॉन्सेप्चुअली इसके पार्ट्स फॉर्मूला वाइज पिछले स्लाइड में, पिछले लेक्चर में दिए थे। अब हम चाहते हैं कि एक एग्जांपल से, जैसे हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर में आपके तमाम उन चीज़ों को कंबाइन कर दिया था, इस तरह हम इस एग्जांपल से उन चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइंट, कंडीशनल, एडेड। ओके, पहले पिक्टोरियली ये फॉर ऑल केसेस ऑफ x लेस देन 2, हर एक ने इसके ऑल केसेस ऑफ y लेस देन 4 में होना है। तो ओके, लेस देन और इक्वल टू 2 में x के ये दो केसेस हैं और y के लेस देन 5 में ये दो केसेस हैं। तो टोटल रेंज ये बन जाएगी हमारी, ये चार इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, कि ये चार प्रोबेबिलिटीज आप ऐड करें तो दैट विल बी द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फॉर दिस कंडीशन। अच्छा, अब इसको लिखने में, मैथमेटिकली इस बात को कहने में, यहाँ मैंने पिक्टोरियली आपको दिखा दी, ये चारों केसेस आप लिस्ट कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हैं फॉर द केस ऑफ, मैं उसको कंप्लीट
लिखना, हम यहाँ लिखना चाहिए हमें एक्चुअली फॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, यानी मैंने पहले x1 के लिए y के दोनों केसेस में लूंगा, फिर x2 के लिए y के दोनों केसेस लूंगा जो इस रेंज में है, ठीक है। तो उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1 एंड y इज 2। ये x के 1 के साथ तमाम केसेस में ले रहा हूं, ये x के 1 वाले केसेस हैं। फिर प्रोबेबिलिटी अगेन व्हेन x इज 1 एंड y इज 4। ये x इज 1 के सारे केसेस मैंने इकट्ठे कर लिए। असल में आगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आएगी, वो भी आप देखेंगे। ये x इक्वल टू 1 के मैंने तमाम केसेस अगेंस्ट ऑल द y's उन्हें सम किया। फिर ये x इज 1 वाले केसेस थे, ये आप देख रहे हैं। फिर मैंने x का दूसरा केस लिया और उसके अगेंस्ट तमाम y's के ले लिए। ये जैसे सेकंड रो में तमाम कॉलम्स लेते हैं, मगर कॉलम्स और रोज लिमिटेड है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इज 2 एंड y का पहला एलिमेंट ये 2 वाला है, एंड प्रोबेबिलिटी फॉर x इज 2 अगेन एंड y इज 4। दीज आर, इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट में ये 4 केसेस आते थे। यहां लिखने के लिहाज से मैथ्स में पहले वाला जो कोई एक वेरिएबल ले लें, पहले मैंने ये x का केस लिया 1 का, यहाँ पर ये x इक्वल टू जो भी x के तमाम वेरिएबल्स हो सकते थे उनको मैंने पहले एक तमाम केसेस को लिख लिया, x1 के साथ y के तमाम केसेस लिखे, फिर x2 के साथ y के तमाम केसेस लिखे, इन सबको ऐड किया और आपको ये आंसर मिल गया। ये यहाँ से टेबल से 1 x इज 1 y इज 2 का ही हो गया 1/12। अगर हम इसको देखने चाहें 1/12, दूसरा इसी का आगे टेबल में है 1/24, 1/24, ओके। और फिर इसी तरह थर्ड वन है 1/6, 1/6 एंड फिर 1/12। ये 4 वैल्यूज हमारे इस सीक्वेंस में जो अभी हमने लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम द टेबल। इनको आप ऐड करें तो आपके ये 3/8, तो आंसर इज 3/8। इसमें हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी इस्तेमाल की और एक लिहाज से देखा जाए तो हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी इस्तेमाल की है। तो अब आगे हम जब मार्जिनल पीडीएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि वहाँ पर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है फॉर x इक्वल टू 1 के केस के लिए हमने तमाम y के केसेस ले लिए, तो इट्स अ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1। फिर इसी तरह वो टू, इस तरह ये हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड कंबाइंड विद दैट रेंज हमने कर लिया। अच्छा चलें, अब दूसरा, अब मार्जिनल का देख लेते हैं। सेकंड थिंग विच वी आर सॉल्विंग है, ये रही मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये थी जॉइंट का हमने एग्जांपल किए, जॉइंट विद रेंज। अब हम कह रहे हैं मार्जिनल की हम एग्जांपल कर रहे हैं, ये मार्जिनल के लिए मार्जिनल, ओके। अच्छा, इसमें हम कह रहे हैं मार्जिनल पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीडीएफ, यही चीज कंटिन्यूस में पीडीएफ हम कहते हैं, पीएमएफ, डिस्क्रीट में पीएमएफ, कंक्रीट में पीडीएफ, जो हमने पिछले दफा डिफाइन भी किए थे और एक्सप्लेन भी किए थे, ठीक है। अब हम हर एक का निकालना चाहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर, अगर हम कहें कि जब x, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन when x is equal to 1 का केस लें, ठीक, x इक्वल टू 1 वाला केस, विच इज x1, when x is equal to x1, उस वक्त
what will be the probability mass function या probability in that case जब condition x equal to 1 है, तो बताइए क्या होगी? ये होगी x equal to 1 फिक्स हो गया. For x equal to 1, all cases of y, summing of y over y, summing the probability of y over y आप करेंगे और x को तमाम टाइम फिक्स रखेंगे. इन अ वे इसके अंदर जो मैं ये हम कह रहे हैं पिक्टोरियली, तो ये चीज हो जाएगी. ये सारे आप सम कर लेंगे यहाँ और इनका हम करते हैं, तो ये एक तरह से रो ऑफ एक्स वन हम कह रहे हैं, ये एक पूरी रो ऑफ एक्स वन आप ले रहे हैं फॉर ऑल वाई, यानी आपने एक्स फिक्स कर दिया. समिंग आप क्या कर रहे होंगे? समिंग द प्रोबेबिलिटी y के लिए y, प्रोबेबिलिटी ऑफ y फॉर ऑल केसेस ऑफ y आप ले रहे हैं, लेकिन आप इधर x को फिक्स रख रहे हैं. x को आपने फिक्स रखा है और आप प्रोबेबिलिटी विद y ले रहे हैं और y के तमाम केसेस को आप सम कर रहे हैं, जबकि x आपने उस पर फिट किया हुआ है x1 पे. तो ये हमारी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई आप लें अगर और y पे उसको इकट्ठा करें फॉर ए गिवन x, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1 हमें मिल जाती है. मार्जिनल पीएमएफ, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी या पीएमएफ इज दिस. ओके, इसी तरह आप सारे केसेस को निकाल सकते हैं. प्रोबेबिलिटी, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पीएमएफ फॉर x इक्वल टू 2 आपने करना हो तो आप इसी तरह ये सारे y के अगेंस्ट दिस x y, अब आप एक तरह से ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जिसमें आपने इसको फिक्स रखा हुआ था और इसको आप वेरी कर रहे थे, y की समेशन कर रहे हैं तमाम. इसी तरह प्रोबेबिलिटी PMF for x equal to x3 which is 3 in this case, आप इस रो में y के तमाम इकट्ठे करेंगे तो यही काम PMF for P, चले हम इधर ही चलते जाते हैं. P for the case of y equal to 2, यानी y equal to y1 which is y equal to 2, ये y equal to y1 के साथ, इसमें आप समेशन वाला पार्ट जो है वो x के तमाम कंपोनेंट और इन द इंडेक्सिंग ऑफ x करेंगे, उसके साथ y को वही रखेंगे. तो इसमें क्या हो जाएगी? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ये कॉलम होगा, इन सबको आप ऐड करें ये कॉलम के तो ये हो जाएगी. दूसरे केस में यही y इज इक्वल टू 4 के लिए ये कॉलम हो जाएगा. तो ये मार्जिनल पीएमएफ कैलकुलेट करना प्रोबेबिलिटी का मीन्स दिस कि किसी एक के अगेंस्ट आप उसे कर रहे हैं और आपको सारी वैल्यू मिल गई. ये मार्जिनल का हो गया. अब हम तीसरी एग्जांपल देखना चाहते हैं, उसमें ये दोनों मामले कंबाइन होंगे आपके ज्वाइंट के भी और उसके भी, मगर हम कह रहे हैं यहाँ अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखना चाह रहे हैं. कंडीशनल, तीसरे में कंडीशनल देखना चाहते हैं कि ये क्या है इन टर्म्स ऑफ एन एग्जाम्पल. अच्छा, ये इसके केस में हमने इसको ओके पहले तो कंडीशनल की डेफिनेशन जो हमने ली थी, हम वहाँ पहले डेफिनेशन से लें कि व्हाट इज द डेफिनेशन और फिर उससे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें. ठीक, और कंडीशनल की डेफिनेशन हमने निकाली थी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन बेस फॉर्मूले में भी आपको काम आई थी और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में काम आई थी. तो हमने कहा था कि भाई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का क्या है असूल के, हम कहते हैं पी एक्स वाई, पी एक्स वाई. अब मैं ये वेक्टर्स वाले एक्स वाई लिख रहा हूँ. समटाइम्स विल यूज द स्मॉलर वन जो मैंने पिछली एग्जांपल्स की थी, दे आर सिनोनिमस, हम वेक्टर के लिए वो इस्तेमाल करें. पी एक्स वाई की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी
होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइन की थी, पहले वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कंडीशन टू फर्स्ट हैज अकर्ड। जनरल डेफिनेशन ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ये है जो हमने सीखी है। अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो केस यही प्रोडक्ट बन जाएगा, मगर ये कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई आपने जॉइंट निकालनी है, इट्स इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई व्हेन फर्स्ट हैज अकर्ड। ये हमने इसके चेन फॉर्मूले में भी इस्तेमाल किया, बेज रूल में भी इस्तेमाल किया, ये हमने बड़ी डिटेल से देखा। ये बेसिक जॉइंट प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। इसमें हमने ये कहा था कि अगर y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी सेम एज सिंपल मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y, py। यानी फिर यहाँ पे py लिख देते हैं और हम कहते हैं यार जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ pxy इज px into y, ये प्रोडक्ट वाला केस जो हमारा था। लेकिन जब तक ऐसी कंडीशन नहीं है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट, ऐसी कंडीशन नहीं कही गई है, तो फिर हमें ये कहना होगा कि px इंटू पी वाई बाई एक्स। ये इसमें ये जो पी वाई बाई एक्स वाला है, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये ज्वाइंट के लिए एक्सप्रेशन है, ये आप कह लें मार्जिनल प्रॉपर्टी या ओरिजिनल बेसिक, जो हम अभी यहाँ देख रहे थे, बेसिक प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ये आपस में रिलेट हो रहे हैं, कंडीशनल कंडीशनल, ये कंडीशनल, ये ज्वाइंट, और ये मार्जिनल या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी एक्स उस वेरिएबल। तो अब कंडीशनल अगर हमें मालूम करना है तो हम कहेंगे पी ऑफ y बाय x, हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाय x। ठीक, y बाय x। ओके, तो ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें गिवन में है या हमारे पास चीजें इंफॉर्मेशन है, ज्वाइंट हमें मौजूद है, जो ये राइट साइड पे है, ये हो जाएगा पी एक्स वाई, और हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, इधर से x को उधर ले जाएं तो पी एक्स। ये हमारा कंडीशनल का फॉर्मूला फ्रॉम द ज्वाइंट हमने निकाला। ज्वाइंट हेल्प्स अस टू गिव द फॉर्मूला फॉर बेस ऑल्सो। आप इसी से बेस कैलकुलेशंस करने में भी कारआमद कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो अब इफ आई वांट टू जस्ट सॉल्व सम सिंपल प्रॉब्लम के लेट्स से आई वांट टू फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन y is 2। अब हम ये y के जनरल वो थे वेरिएबल, हम अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक्स मालूम करना चाहते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कंडीशन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन y is 2, या मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल, व्हेन y is 2 ऊपर वाला एंड x is 1, हम इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। अगर हम इस केस की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कि जब y की वैल्यू 2 हो और x की वैल्यू 1 हो निकालना चाहते हैं, तो हम यहां पर इसको कैलकुलेट, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए अब इधर हम वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1, यहाँ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। ये हम कंडीशनल मालूम करना चाहते हैं, x इज 1, हमने अब ये दे दिया, x इज 1 एंड y इज 2, ये हमने केस दिया। इधर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इन दो की मालूम करनी है। px हमें जो फॉर x इक्वल टू 1 हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 चाहिए, यानी फॉर व्हेन x की कंडीशन हमेशा 1 है, तो ये तो x इक्वल टू 1 वाला केस। ये हमने अभी जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का सीखा था कॉन्सेप्ट, वो है ये जो होती है इस तरह फॉर ए गिवन स्टेट जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होती है, और ये we sum all the probabilities of y over that condition। ठीक,
तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, यहाँ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। अब हमें स्पेसिफिक केस में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जनरल फॉर्मूला था, उससे अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर y टू बी इक्वल टू 2 कंडीशन प्रोवाइडेड x इक्वल टू 1 हैज अकर्ड, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक, तो अब हम ये मालूम करने के लिए हम कह रहे हैं ओके, फर्स्ट यू हैव टू पुट द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फॉर p x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। ये बताइए क्या है ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 क्या होगी? यहाँ क्या लिखा जाए टॉप पे? ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का टेबल है। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, दैट इज दिस 1/12। ओके, तो यहाँ 1/12 लिखेंगे। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक केस 1/12, ये हमने। अच्छा, अब हम कह रहे हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी p फॉर x इक्वल टू 1। फॉर x इक्वल टू 1 के केस की क्या होगी प्रोबेबिलिटी? ये x इक्वल टू 1 है, y पे कोई कंडीशन नहीं है, तो y के तमाम केसेस हम ले रहे हैं जो अभी हमने निकाला था। ये हम फाइंड करेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1। ठीक, ये हमने यहाँ कैलकुलेट की थी अभी। वी हैड कैलकुलेटेड दिस x इक्वल टू 1 के लिए सारे ये सम किए थे हमने। इनको सबको हम सम करें अगर, तो ये होगा 1/6। ये फॉर x इक्वल टू 1 का ये केस था, मैंने जो अभी बताया था आपको। चलो यहाँ यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। और x इक्वल टू 1 के केस में प्रोबेबिलिटी PMF क्या होगा? ठीक, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? तो ये पहला है 1/12 वैल्यू प्लस 1/24 प्लस 1/24। ओके, ये है 1/24। ये हम x इक्वल टू 1 वाले केस को एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। वहाँ पर हमने फॉर्मूला बताया था, अच्छा हुआ कि हम उस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये दोनों 1/24 से 1/12 हो जाएंगे। ये खाली कैलकुलेशन अब हो रही है, ये कोई कॉन्सेप्ट थी। इन दोनों ये 1/12 और 1/12 से 1/6 लीजिए। ये फॉर x इक्वल टू 1 ये वाला केस हमने कैलकुलेट किया है, PMF मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1। ये वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 वाला केस 1/6, और ऊपर हमने क्या यूज किया है? ये 1/6 होगी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फॉर x1 एंड y2, और हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए थी फॉर y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। ठीक, अब ये बस इसका ये आंसर हो गया। 1/12 और 1/6 को हम ये कर लेंगे तो 3/16 ही हो जाएगा। 3/16 ये हमारा इसका केस आ गया। अगर अच्छा चले, अब आप मुझे बताएं इसमें मैं कहता हूँ मेरा अब नाउ क्वेश्चन, आर हाउ वुड यू डू? आर x and y independent? Are x and y sequences independent or not? और अगर कैसे पता करोगे? चलो ये बताओ। अब बाकी चीज़ें सब मौजूद हैं, हमने कर भी लिए हैं। एक वैसे एक इंटरेस्टिंग एक्सपेंशन है इंडिपेंडेंट, बताएं जी कैसे करेंगे? चले, आंसर आप एकदम नहीं भी दे सकते तो पहले उसका तरीका पहले तय कर लें, तो फिर कैलकुलेशन हो जाएगी और आंसर मैं आपको दे दूंगा कि भाई हैं या नहीं, और आप कैलकुलेशन बाद में कर सकते हैं। क्या x एंड y सीक्वेंसेस जो हैं आर दे इंडिपेंडेंट? बताएं कैसे इस बात को देखेंगे? हाउ वुड वी डू दैट? बोले समबॉडी। आप सबने काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटी की हुई है, ये उसकी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम रिवाइज कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक जो हमने इस्तेमाल करनी है या उनका कॉन्सेप्ट हमारे इसमें इस्तेमाल होना है।
तो हम कह रहे हैं कि लेट्स रिव्यू देम इन ए क्विक शॉर्ट वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाँ बोलें, हाउ वुड यू चेक दैट? अभी अभी हमने कहा और पहले भी डिफाइन किया था और अभी मैंने फिर उसका जिक्र कर दिया था टू गिव यू अ हिंट कि ओके ऑलराइट ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी ये डेफिनेशन है, जॉइंट पर पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटू, ये हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है जो हम दोबारा लिख रहे हैं, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई व्हेन कंडीशन टू एक्स हैज अकर्ड। ये इसी डेफिनेशन को अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ joint probability of two variables or two sequences is probability of first variable multiplied by probability of second variable condition to x। ये हमारी जनरल डेफिनेशन है। हमने कहा ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी की जनरल डेफिनेशन है, इसमें अगर y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इफ यहां पर if y is independent of x, y is independent of x, तो फिर क्या हो जाएगा? ये जो प्रोबेबिलिटी हमने यहां लिखी थी ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y व्हेन x हैज अकर्ड, ये कंडीशनल थी। अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो ही प्रोबेबिलिटी ऑफ y कंडीशन टू x विल बिकम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ y। फिर ये मैटर ही नहीं करता कि x अकर हुआ है, अगर हुआ है तब भी ठीक है, नहीं हुआ है तब भी ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंस नहीं है। तो इट दिस y conditional probability of y with respect to x will be same as independently probability of y। ये है इंडिपेंडेंस की कंडीशन। तो उससे क्या होगा, यहां पर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई जो हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू वेरिएबल्स विल बिकम, या टू वेक्टर विल बिकम सिंपली प्रोडक्ट। जैसे हमने सम में कहा था कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो सिंपल सम बन जाता है प्रोबेबिलिटी का, वरना नहीं बनता। इसी तरह ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में अगर ये अब इंडिपेंडेंट है तो इट विल सिंपली बिकम पी एक्स इंटू प्रोडक्ट। वो जो हम कहते हैं कि ज्वाइंट इज मल्टीप्लाई एंड एड इज म्यूचुअल एक्सक्लूशन में सम, तो एड वाले में सम और ज्वाइंट वाले में मल्टीप्लाई करना प्रोबेबिलिटी का, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो फिर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ये है इंडिपेंडेंट होने का एक टेस्ट जो यहां से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जनरली है पूरे सीक्वेंसेस के लिए। तो अगर हमने इन सीक्वेंसेस का देखना है तो हम वो तमाम वैल्यूज ट्राई करेंगे, जैसे हमने यहाँ तमाम वैल्यूज ट्राई की थी कि व्हेन x इज 1 तो y के तमाम केसेस x 1 है और y के 2, 4, 5 वाले केसेस लें और उनके मुताबिक ये प्रोबेबिलिटीज जो वहाँ दी हुई इनको मल्टीप्लाई करें। इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू 2 उसके अगेंस्ट y के तमाम केसेस लें और प्रोडक्ट्स ट्राई करें। अगर तमाम केसेस में ये कंडीशन ट्रू हो हमारी, तो हम कहेंगे x एंड y सीक्वेंसेस आर इंडिपेंडेंट। और अगर कोई एक वैल्यू भी इस कंडीशन को मैच ना करे, इसका मतलब यह है कि समवेयर देयर इज दिस थिंग एग्जिस्टिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज डिपेंडेंट ऑन x, ये वजह है। तो फिर हम कहेंगे नो इट इज नॉट। तो आप फॉर टेस्टिंग कि क्या इस केस में तमाम केसेस को आप देखें कि प्रोडक्ट ऑफ दिस x एंड y फॉर ईच केस
इज इट इक्वल टू पी एक्स वाई एट पी एक्स वाई क्या, इस x और इस y का जो ज्वाइंट पॉइंट है ये पी एक्स वाई है, ठीक है ना। अब उसका हमने अभी जैसे निकाला था पी एक्स फॉर हर एक का, पी एक्स और पी वाई क्या है जो हमने ये देखे थे, ये पी एक्स फॉर 1, पी एक्स फॉर 2, तो आप तमाम केसेस के ये मार्जिनल या पीएमएफ निकाले हुए होंगे। ये आपके पी एक्स फॉर 1 है, पी, ये पी एक्स फॉर 1, ये पूरी रो पी एक्स फॉर 1, समेशन जो है इस रो की समेशन इस फॉर पी एक्स फॉर 1, इस रो की समेशन फॉर पी एक्स इक्वल 2, इस रो की समेशन फॉर पी एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, वो यहां पर आएंगे फॉर पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 2, पी एक्स 3। इसी तरह वाई वाले जो मैंने बताए वो यहां आएंगे, और ज्वाइंट फॉर x इक्वल टू 1 एंड मे बी y इक्वल टू सम वैल्यू जो भी है, उसका ज्वाइंट जो होगा वो यहाँ इस रो और कॉलम का इंटरसेक्शन वैल्यू होगी। तो आप अगर कहें मैं चेक कर रहे हैं इस बात को, तो आप कहें मैं पी एक्स इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 पर इस टेस्ट को करना है, तो आप कहेंगे ज्वाइंट तो है 1/24, पी एक्स इक्वल टू 1 का आंसर ये है जो अभी आपने निकाला था 1/6 सम करके, और पी वाई इक्वल टू 2 का आंसर यहां सम करके जो आंसर आएगा वो, तो इस आंसर को और इस आंसर को आप मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या वो इसके बराबर है, ये वाला इसके जंक्शन पर। अगर ये बराबर है इसका मतलब ये एक टेस्ट पास हो गया। इस तरह के आप तमाम टेस्ट करके देखेंगे और फिर देखेंगे अगर किसी एक में भी फेल हुआ तो फिर तो ये डिपेंडेंट है, अगर सारे पास हो गए तो इंडिपेंडेंट। ओके, और चले। अच्छा, एक वो सम वाले में एक चीज रह गई जो हमने दूसरा किया था, समेशन वाला। हमने कहा था कि यार प्रोबेबिलिटीज ऑफ थिंग्स, जैसे हमने कहा था ना प्रोबेबिलिटी, ये तो था ना ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, एक था हमने किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई वाला केस, ठीक है ना। उसमें हमने कहा था कि ये आम तौर पर तो जब हम x और y कह रहे हैं, ये तो एंड है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होती है एंड के तौर पे, ये एंड दोनों की कंडीशन मैच करे। एक जो सम वाली केस को हमने देखा था, हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट और सेकंड, इसको हमने देखा था। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जनरल केस में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मैंने आपको बताया था, वो चीजें आप यहां भी चेक कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x और प्रोबेबिलिटी ऑफ y, हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ y, मगर वहां हमने कहा था कि इट वी विल सब्ट्रैक्ट, आई डिड से दैट, okay, we have to subtract in this case, I told you, general case minus probability of x and y, ये जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट, ये प्रोबेबिलिटी। इसी तरह इनके प्रॉब्लम भी आप इसी तरह सारे हल कर लेंगे। अगर आपको, जैसे अभी आपने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का एक केस देखा और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आपको पता है इन दो की, तो फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जैसे आपने अभी निकालना सीखी फॉर गिवन कंडीशन जो भी है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, जो भी है, आप x की प्रोबेबिलिटी लेंगे जो इस तरह हम लेते हैं जो अभी आपने देख ली, y की प्रोबेबिलिटी लेंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, तब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और वाई मिलेगी। ये समेशन वाला केस था। यहां हमने ये प्रोडक्ट वाला केस किया है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो प्रोडक्ट केस, उसी से हमने कंडीशनल को भी देख लिया, मार्जिनल को भी देख लिया। ये जो नीचे लिखी हुई है ये मार्जिनल है, फॉर दैट वैल्यू मार्जिनल पीएमएफ, और ऊपर ज्वाइंट, कंडीशनल, मार्जिनल, इसमें तीनों को हम ले आए। अब सिर्फ रह गया थी और वाली प्रोबेबिलिटी जो हमने पिछले दफा सीखी थी, इसको भी इस टेबल से या कहीं से भी इस फार्मूले से आप हल करेंगे। इस केस में मैंने आपको बताया था ये सब्ट्रैक्ट क्यों होता है, हम तो यहाँ x और y का मतलब है काइंड ऑफ ऐड, ठीक है ना, मगर ऐड में से एक चीज सब्ट्रैक्ट क्यों हो रही है उसकी मैंने आपको वजह बताई थी कि वजह ये होती है कि जब एक ये प्रोबेबिलिटी का सर्कल है, दूसरी प्रोबेबिलिटी का सर्कल है, फर्स्ट करो ये x का था, x की प्रोबेबिलिटी का, ये y का,
तो इनमें अगर ओवरलैप होगा तो ये एक्स एंड वाई, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है एक्स एंड वाई की। ये तो अगर हम आप इसमें कहोगे कि एक्स की प्रोबेबिलिटी और वाई की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो एक दफा ये बीच का हिस्सा एक्स के साथ ऐड हो जाएगा और एक दफा ये वाई के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये जो बीच का पोर्शन है जो ज्वाइंट वाला है, अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो ये दो दफा इसमें ऐड हो गया है, इसलिए आपने ये एक दफा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि एक दफा तो जब आप एक्स और वाई को ऐड करें दोनों को, तो एक दफा तो ये आना था ज्वाइंट का, मगर क्योंकि दो दफा आ गया है इसलिए आपने एक सब्ट्रैक्ट किया। ये एडिंग वाले केस में है। इसमें भी मैंने आपको बताया था जिस तरह वहां इंडिपेंडेंट की कंडीशन थी, जैसे अभी भी हमने टेस्ट किया करने में हमने बताया कि अगर इस केस में y इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो फिर हमने कहा नॉर्मल प्रोडक्ट बन जाती है। फिर ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है इट इज अ प्रोडक्ट px इंटू पी वाई। ठीक, इसी तरह यहां पर और वाले में अगर ये एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हो, यानी ये हिस्सा हो ही ना, एक अलग है और एक अलग है, ये x है और ये y है, इनका कोई ओवरलैप नहीं है, तो फिर ये सिंपल एडिशन ये बन जाएगा, क्योंकि इनका वो सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज है ही नहीं। तो दिस थिंग विल वैनिश एंड इट बिकम्स ऐड। जो और वाला केस है प्रोबेबिलिटीज का, वो ऐड बन जाता है अगर देर इज नो overlap or common thing or there is no, they are mutually exclusive। अगर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये ऐड बन जाएगा, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये प्योर प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की जरूरत नहीं है, px एंड py। ये इंडिपेंडेंट के वर्ड को भी समझना है हमें और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के वर्ड को भी समझना है। तो इस केस में आप फिर इस तरह से ऐड करके कैलकुलेट करेंगे। अगर ओवरलैप है तो ये भी टर्म आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। और यही इसी तरह वैल्यूज यहीं से आपको मिल जाएंगी सारी इन सवालों को हल करने के लिए, ठीक। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज का, कि अगर पी एक्स है, ठीक है, एक एक एक्स का वेक्टर जो था हमारा x1 x2 ये ऊपर जो है, ठीक है। एक चीज आती है कि क्या सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, देखिए हम यहां पर हमने सम किए हैं तो दे वर नॉट 1/6 आई है, इधर इनमें हम सम करेंगे तो समिंग ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 नहीं होती। हमें ये फॉर्मूला होता है कि यार सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, जब यहाँ पे करें तो हम कहेंगे यार समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विल बी 1, ये अक्सर लिखा जाता है, ठीक है ना, which is not always the case। ये कब केस होगा, ये इस समेशन में सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विल बी 1 कब, अगर आपका ये यूनिवर्सल सेट है, जैसे आपके इवेंट्स का ये यूनिवर्सल सेट है, जैसे सेट्स थ्योरी में होता है, इसी तरह तमाम पॉसिबल इवेंट्स का अगर ये सेट है और आपकी प्रोबेबिलिटीज ये जो है अभी हम देख रहे थे, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू x1, ये फॉर x1 के लिए प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने सर्कल बनाया था ना, ये एक x का था, एक वर्स x1 की ये है, फिर प्रोबेबिलिटी फॉर x2 ये है, प्रोबेबिलिटी फॉर x3। असल में अभी जो हम केस देख रहे थे समिंग ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, लेट्स से इस केस में फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ये इस तरह की सिचुएशन थी कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है, आपकी इन प्रोबेबिलिटीज ने उस सारे को कंप्रीहेंसिवली कवर नहीं किया, इतनी थी उनको सम किया, वो 1 होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इस यूनिवर्सल सेट में आपका ईच कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी कवर्स एवरीथिंग, यानी आप फिर ये भी लें, ये भी लें, और लेट्स से इसमें ऐसे तमाम जो केसेस हैं प्रोबेबिलिटी के इस यूनिवर्सल सेट के, आप सब ले लें, एक कंडीशन कि आप कह रहे हैं कंप्रीहेंसिव। अब आप कह रहे हैं क्या, अगर कंप्रीहेंसिव है, कंप्रीहेंसिव ईच केस इज इंक्लूडेड, कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिव, ये कंप्रीहेंसिव हो गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कंप्रीहेंसिव, ये अगर सारे केसेस ले लेते लेकिन इनमें से कुछ केस
ओवरलैप हो रहे होते तो फिर इस टर्म का मसला आ जाता। तो दूसरा पार्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर एक यूनिवर्सल सेट के तमाम केसेस आप प्रोबेबिलिटी में लें और दे आर नॉट ओवरलैपिंग एट ऑल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, फिर हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ से x फॉर x के तमाम केसेस पे लें, x इक्वल टू x, इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्मॉल x आप लिख लें, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट x, पूरे एलिमेंट ऑफ सेट x, यानी तमाम केसेस ले लें i फ्रॉम 0, i फ्रॉम 1 टू n, यानी अगर i आप xi क्या यहाँ xi कहो, ओके, ईच केस xi फॉर i फ्रॉम 1 टू n, 1 टू n, समझे? एक इस तरह लिखने का तरीका होता है और एक एलिमेंट वाइज कि x के तमाम एलिमेंट्स x सीक्वेंस के, या एक तरीका ये होता है कि यहाँ xi लिखकर डिस्क्रीट है तो i इक्वल टू 1 टू n, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। इनमें अगर ये दो शराइत पूरी होती हों कि कंप्रिहेंसिव है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर ये इक्वल टू 1 होता है। और उसमें जाहिर है अगर सारे केसेस हैं P1 से लेकर, अब हम कह रहे हैं P1 P2 Pn तक तमाम केसेस हैं, जो भी सेट का साइज है, ये खाली दो भी हो सकते हैं, और ये अब ये 1 होगा। इसमें फिर ये होगा अगर आपको कुछ मालूम है और कुछ नहीं मालूम तो आप सब्ट्रैक्ट करके दूसरे को निकाल लेते हैं। जैसे अगर आपका सेट बाइनरी सेट है, सपोज आपका ये x का वेक्टर जो है, इट हैज ओनली टू वेरिएबल x1 और x2, एक है इसके अंदर 0 एलिमेंट है और एक 1, ये बाइनरी वाले केस कह रहे हैं। ये हमारा आप कह लो ये x1 है और ये x2 है, दो, सिर्फ दो इसके अंदर अल्फाबेट है x1 x2। तो इस केस में अगर आपके इसकी प्रोबेबिलिटी और इसके इनमें कोई और केस है ही नहीं, ये दो ही हैं 0 और 1, तो अब इसके और ये इनमें कोई एक दूसरे पर ओवरलैप भी नहीं है, इस केस में आप कह सकते हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, first probability of first element x1 and probability of x2 will be equal to 1. इन दो x1 और x2 की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। उसका फायदा क्या होगा? अगर आपको किसी एक की प्रोबेबिलिटी पता है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 0 आपको पता है कि ये p है, ये p है, अगर अब if this is somebody says p, तो what will be the probability of the other one? given नहीं है, probability of occurrence of 1 minus p, 1 minus p, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी p होनी है तो आप एक की मदद से दूसरे की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम कर ली। और अगर आपका बाइनरी का एक वर्ड है, जैसे मल्टीपल बाइनरीज है 1 0 1 1 0 0 1, अगर ये वर्ड है, अब आप कहें कि यार इसकी मुझे जॉइंट प्रोबेबिलिटी बताओ, और हमें पता है कि 0 and 1 आर नॉन ओवरलैपिंग, दे आर नॉट, इनकी अकरेंस इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर हम बता रहे हैं कि 0 और 1 की अकरेंस अपने रैंडमली है, इंडिपेंडेंट है, तो हमारी इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इस पूरे की क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटू 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है जिसमें हर 1 और 0 इंडिपेंडेंटली अपनी प्रोबेबिलिटी से अकर कर रहा है, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी की ज्वाइंट क्या होगी? जो हमने बताया कि प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज p, तो ये p प्रोबेबिलिटी ऑफ ये p, फिर ये p ये है, और सारे वंस की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p 1 माइनस p 1 माइनस p। तो अगर ये k बिट का नंबर है या n बिट का नंबर है, चले n बिट का नंबर है, तो इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 0 है,
जितनी भी दफा अक्रॉस ऑफ जीरो है तो आप कह देंगे लेट से वो है x टाइम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस एक्स, क्योंकि फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी n माइनस एक्स होगी, टोटल नंबर n है तो ये बेसिकली बाइनरी में दो प्रोबेबिलिटीज p इंटू पी वन माइनस पी अगर वो इंडिपेंडेंट है, और अगर मल्टीपल नंबर्स हैं तो हर एक जीरो के लिए एक p और हर एक वन के लिए एक वन माइनस पी, तो सो मैनी टाइम्स p एंड सो मैनी टाइम्स वन माइनस पी अगर एक बाइनरी पूरे पैटर्न की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। अब हमने इसमें सारे एग्जाम्पल और प्रोबेबिलिटी के ऑल एसेंशियल्स को देख लिया है। मे भी आप छोटा सा, हमने बार बार बेस रूल कह रहे थे, उसको हमने यहाँ एक लिहाज से देखें तो कैलकुलेट किया। जब हमने ये ज्वाइंट और कंडीशनल का काम किया था तो हमने बहुत सारी चीजें बेस रूल की कर ली हैं। और बेस रूल क्या था, इफ यू नो, बेस रूल वाज वेरी सिंपल, और वो इसी से हमने निकाला था बेस रूल। ये हमारा प्राइम रूल था, जैसे एंड में नहीं आप सारा कुछ समेट कर रहे होते हैं, तो ये हमारा बेस रूल है जो फिर आपको बाद में जगह जगह ही नजर आएगा। इट इज नथिंग फैंटास्टिक। अभी आपने जो ये प्रॉब्लम सॉल्व की है इसके तमाम कंपोनेंट्स हमने कवर कर दिए। हमने बेस रूल क्या बताया था, अगेन आई विल रिपीट, कि बेस रूल ये था कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में इन दोनों का ऑर्डर डज नॉट मैटर। यानी ये अगर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉमा वाई निकालें या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ y कॉमा x मालूम करें, यानी ये जो वेरिएबल हैं या सीक्वेंसेस हैं इनको आप किसी भी ऑर्डर में लिखें तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का आंसर अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता। ये एक रूल है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की, बाय बेसिक मैथमेटिक्स प्रूवन। इस रूल को हम यूज करके अभी जो हमने सब कुछ सीखा है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, उसी तरह हम बेस रूल भी यूज कर सकते हैं इन्हीं बातों से। क्या है, हम इसके अगेंस्ट हमने कहा था इसको लिखे तो हम कहेंगे यार ये तो है p इंटू एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ y कंडीशनल x। ये जनरल, अभी हमने कोई इस पे पाबंदी नहीं लगाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाई एक्स। दूसरा हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ये हमारा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इफ वाई है जगह। ये मैंने इस रूल को इस्तेमाल करके सिंपल डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल किया दोनों तरफ। ये हमें पता था कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी अगर इस सीक्वेंस में लिखें या इस सीक्वेंस में लिखें इट रिमेन्स द सेम। इस रूल को हमने इस्तेमाल किया, इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को लिखा, इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को लिखा। व्हाट इज बेस रूल? हम इधर इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इधर रखें और इसको उधर ले जाएं तब भी बेस रूल मिल जाता है। हम कहेंगे बेस रूल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कंडीशन रखें। अगर ये प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है तो इसको हम उस तरफ ले जाएं, तो आप यू कैन फाइंड इट बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ये राइट साइड पर ये पी वाई पी एक्स वाई, ये जो पूरा राइट साइड पे लिखा हुआ है ये ऐसे लिख दिया हमने। एंड इस तरफ ये चीज आ गई, ये साइड पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये भी बेस रूल है। और इसी को हम दूसरी तरह अगर लिखें कि हम कहें कि भाई मुझे एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई चाहिए, यानी मैं ये भी लिख सकता हूं। दूसरा मैं कहता हूं मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई निकाल रहा हूं, और अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको फाइंड करना चाहता हूं तो मैं इस y को उधर ले जाऊंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू पी एक्स इंटू पी वाई बाई एक्स, पी वाई बाई एक्स। ऑलराइट, उस तरफ ये पहले से लिखा हुआ है, ये तो लेफ्ट साइड पे पहले से ही है,
और मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मुझे ये मालूम करना है, तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो उस तरफ चला जाकर ये हो जाएगा पी वाई। ओके, चलें। अब ये दोनों ही बेस रूल हैं, पी वाई, ये भी बेस रूल है, बेस रूल, और ये भी बेस रूल, बोथ आर बेस रूल। और इसकी देखें डेरिवेशन और जस्टिफिकेशन इज वेरी सिंपल आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड joint probability, conditional probability and the PMF probability of any। ठीक है, अगर हम ये समझ चुके। अच्छा, बेस रूल क्यों है ये मैंने आपको बताया था। बहुत सारे केसों में, जैसे कम्युनिकेशन में, जब आप एक वायर से दूसरे वायर पर डाटा जाता है, और अक्सर आपको इधर लेट से जनरेट करते वक्त आपको पता होता है कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग, देखा अभी हमने ये सीख लिया सारा कुछ, of generating y as 1 if x is 0, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता होती है। यू आर जनरेटिंग दैट एंड सेंडिंग, ये कम्युनिकेशन चैनल पे आप ये भेज रहे होते हैं, और आपको पता होता है कि मेरे यहाँ जो मैंने जनरेटर बनाया है जिससे मैं डाटा भेज रहा हूँ, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ y एज 1, अकरेंस ऑफ 1 0 का डाटा आप भेज रहे हैं, तो आपको पता है कि अकरेंस ऑफ y एज 1 क्या है व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, उधर के एंड पर अब जाकर ये नॉइज वगैरह में शामिल हो गया, और आपको वहां पर जरूरत पड़ रही होती है इस रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्रोवाइडेड a y हैज अकर्ड। अब आपकी वहां की नीड रिसीविंग एंड पर मुख्तलिफ हो जाती है, ये इस ऑर्डर में डिफरेंट हो जाती है, और बहुत सारी सिचुएशंस है जो हम बता सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इनमें ये बेस रूल काम आता है कि देखिए, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ y इफ x इज गिवन की जरूरत है, जबकि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इफ y इज गिवन पता है। इसी तरह दूसरे केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इफ y इज गिवन फाइंड करना है, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ y इफ x इज गिवन मालूम है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में इतने आराम से ये रिवर्स नहीं होती कि आपको ये पता हो तो वो निकल आएगी। इसके लिए बेस रूल इज अ वेरी हैंडी थिंग। बाकी चीजें आप देखें इसके अंदर वो हैं जो अभी हमने सीखी है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपको y इफ x हैज अकर्ड निकालना है, लेट्स उस टेबल से निकालना है, तो आप वहां से x y की कंडीशनल आपने निकाली, और PMF ऑफ y निकाला फॉर द गिवन y, PMF ऑफ x निकाला फॉर द गिवन x। ये x और y आपको दिए हुए होते हैं कि आप किसके लिए निकाले, x y इज इक्वल टू लेट से y3 एंड x इक्वल टू x2, जो भी हो वैल्यूज हैं फर्स्ट को, इसके लिए आप निकाल रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि आपके y और x क्या हैं उस सेट में, उनके अगेंस्ट आप यहाँ पे ये PMF मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो सिंपल। ठीक, इसी तरह इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बेहद जगहों पर इस्तेमाल होता है, बहुत फेमस है हमारे इस डोमेन में। तो हमने अगर इसके बारे में तमाम चीजों को अच्छी तरह समझ लिया है, तो वी नो quite a bit of useful things now and ready for it. Okay, any questions for the material we have covered so far? क्योंकि हमारा इससे प्रोबेबिलिटी का मामला कंप्लीट हो गया है with the example. Okay, चलें जी, अब हम एग्जाम्पल के बाद we can take now over, इन्हें आप लोग रेफर बैक टू योर प्रीवियस मटेरियल्स इस कॉन्सेप्ट्स के साथ और इस एंगल से उनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि आपके कंसोलिडेट हों। क्योंकि हमने ये एक एग्जांपल कराई है, यू कैन डू मैनी टू सॉल्व। और ये वो स्टेज है जहां उन एग्जांपल्स के लिए और उनके सॉल्यूशंस के लिए कंसल्टिंग नेट्स और बुक्स और समथिंग इज यूजफुल। होता ही है कि जब आपके ये बेस ना हो और फिर आप कंसल्ट करते हैं तो यू गेट लॉस्ट and you come across all kind of terminology and don't relate it. But now you can practice it as much as you want. जो कई दफा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पहले ये काम करो फिर वो करना। Now is the time. अब आप you can jump into the sea now
थोड़ी आपने स्विमिंग सीखी है तो छलांग लगा सकते हैं। असल में इशू ये होता है कि आपने थोड़ी सी स्विमिंग नहीं सीखी पहले और फिर छलांग लगा दी समंदर में तो वो डूब जाते हैं। तो नाउ इज द टाइम यू आर रेडी टू जंप इनटू द सी। ओके, अब हम कह रहे हैं कि हमारा ये प्रोबेबिलिटी वाला मामला पूरा हो गया। अब हम देखना चाहेंगे ना ये, अब हम मैक्सिमम और मिनिमम वाली चीज़ें जो आपने सीखी थी एफएससी में या और यहाँ के कोर्सेज में, मैक्स मिन और फंक्शंस वगैरह, ओके, हम उन्हें देखेंगे, उन्हें रिवाइज करेंगे। यू नो कि कोई फंक्शन है उसका मैक्सिमम मालूम करना है, मिनिमम मालूम करना है, ये चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। इसमें भी जब आप ऑप्टिमाइज करते हो मशीन लर्निंग में प्रॉब्लम, तो आपका एक इंफॉर्मेशन का बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, ठीक। एरर, आप इसमें क्या होता है, मतलब इसका यहाँ यूज क्या आ गया है आपके, पहले हम वो देख लेते हैं यूज क्या पैदा हो गया इसमें। अच्छा ओके, ये हम उसमें इधर खोल लेते हैं। इसमें आपका यूज क्या पैदा हुआ है? यूज ये पैदा हुआ है कि आप जब ये सिस्टम बनाते हैं, ये मशीन लर्निंग वगैरह के, लाइक एनी फीडबैक कंट्रोल टाइप सिस्टम्स की बात हम करें, आपका ये मल्टीपल लेयर वगैरह, इसको बॉक्स कर देते हैं फिलहाल। ये आपका डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग का, ये न्यूरल नेटवर्क का, यहाँ इनपुट आई, नेक्स्ट लेयर पर गई, नेक्स्ट लेयर पर गई, नेक्स्ट लेयर पर गई, फाइनली आउटपुट पे निकली, ठीक। ये आपका इनपुट के पैटर्न्स ये जो आ रहे हैं इसमें फीड हो रहे हैं बाहर से, ये वेक्टर्स, फीचर वेक्टर्स, इनको हम कहते हैं फीचर वेक्टर्स के सैंपल्स। पहला सैंपल ऑफ ए फीचर वेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, इनका एक सीक्वेंस, लार्ज नंबर ऑफ सच वेक्टर्स फ्लो इनटू योर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सिस्टम। उसमें अगर आपके ये न्यूरल नेटवर्क्स के लेयर्स हैं, और मैंने बताया था यहाँ कहीं डब्ल्यूज होते हैं, जो हमने पहले जब लीनियर अलजेब्रा कर रहे थे, हर एक स्टेज के डब्ल्यू वेट्स, तो ये वेक्टर इन वेट्स से ऑल वो डॉट प्रोडक्ट उनकी सॉल्व होती है और नेक्स्ट एक लेयर पे चले जाते हैं। इस तमाम ये फीचर्स तमाम डब्ल्यूज के साथ मल्टीप्लाई सम होके ये फीचर्स हैं, ये आपके हम कहते थे x1 x2 xn है, और ये w का w1 w2, ये डॉट प्रोडक्ट की एक वैल्यू यहाँ बना देते हैं y की या जो भी हम कह लें h की। और इस तरह हर फीचर, हर दफ़ा जो नया वेक्टर, हर वेक्टर जो आएगा, पहले तो इसी वेक्टर ने तमाम पॉइंट्स पे बनाने हैं, तमाम हर एक पर ये वेट्स के मल्टीप्लिकेशन, ये हमने सिखाया था आपको पिछली दफ़ा। और ये सीक्वेंस चलेगा और यहाँ पे कोई आउटपुट निकलेगी। आउटपुट कैन बी ए सिंगल और इट कैन बी ए वेक्टर आउटपुट, के ऑप्शंस हो सकते हैं, सिंगल ऑप्शन हो सकता है। ये हमारा ये मॉडल होता क्या है, हम ये वेट्स, हम इस बारे में हम करना क्या है, ये वेट्स ऐसे सेट हों कि हमारा जब ये फीचर सेट इधर से आए तो इनके साथ प्रोसेस होके हमें प्रिडिक्टेड वैल्यू दे दे। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो आप ये फीचर सेट भेजते हो और इसका आंसर इधर भेज देते हो कि ये इस वक्त डेटा जो है वो फर्ज करो ओके कैट का है, सपोज हम कैट डॉग और उसमें तो आपने कहा यार ये कैट का है, ठीक है। तो अब ये जब इधर से प्रोसेस होके गया और इसने कैलकुलेशन करके अपना आंसर बताया, कैट और डॉग में आप डिस्ट्रीब्यूट, तो इसने कह दिया कि ये कैलकुलेशन से इसकी वैल्यू कैट वाली आ गई। वो किस चीज से डिटरमिन होगी? इन वेट्स से, इन वेट्स से। आपको नहीं यार ये तो इसने डॉग कह दिया है, दूसरा रेंज में आंसर गलत हो गया, या आप चलो हम रिग्रेशन में ले लेते हैं, वैल्यू, वैल्यू से लोग कैट डॉग बाद में आते हैं। वैल्यू आपकी यहाँ ये कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आना था, आपको पता था आई शुड गेट हियर 37, सपोज मेरा 37 फेवरेट है, 37 आना चाहिए द राइट आंसर। इसने कहा ये फीचर है, मुझे सही आंसर वैल्यू में मिलना चाहिए 37, ठीक। अच्छा, आप इन वेट से मल्टीप्लाई के यहाँ पहुंचे
आपका आंसर आ गया लेट्स से ओके 40। कब अभी फन। अच्छा, ये फीचर के साथ आपको ये लेबल, ट्रेनिंग में ये लेबल भी दिया हुआ है, आंसर बताया हुआ है कि जी आंसर इज 37। आपके वेट से कैलकुलेशन होकर आंसर आ गया 40। तो आपको करेक्ट आंसर भी पता है इसका, और आपका आंसर उससे अगर डिफर करेगा तो आप कहोगे ओह दिस इज एन एरर। अब इस एरर को कैसे आप ठीक करेंगे? आप अपने इन वेट्स को फिर सेट करेंगे, वेट्स को चेंज करेंगे कि ऐसा हो कि ये मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर 37 ही आए, जो सही आंसर है। तो अब ये बार बार आप ट्रेनिंग में फीचर सेट डाल देंगे और वेट्स को एडजस्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली, सच दैट आपको ये आंसर सही मिल जाए, 37 मिल जाए, 40 ना मिले। तो उसका क्या होगा, जो आपके आंसर में एरर है, ये एरर है 40 माइनस 37 इज योर एरर, 37 ये एरर, इस एरर को आपने कम करना है, ठीक। और इसलिए इन वेट्स को आपने एडजस्ट करना है। तो आप चाहते हो कि आपको जो आउटपुट मिल रही है उसमें जो एरर वाला पार्ट है ये रिड्यूस होता जाए और मिनिमम हो जाए, एरर शुड गेट टू मिनिमम वैल्यू। इस एरर को जैसे अक्सर लोग करते हैं, एरर के स्क्वायर को सम करके और कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू तमाम एरर्स की, वो इफेक्टिव एरर मिल रही होती है। लेकिन एनीवे इस एरर को कम करना है। तो इस एरर को कम करने का मतलब ये है कि अगर आपकी वेरिएशन जो यहाँ आउटपुट आ रही थी, उनके डाटा की वेरिएशन इस तरह की थी, जब आप ये काम कर रहे थे ये बढ़ रहा था, फिर इधर गया, फिर ये हो गया, फिर ये है, फिर ये, फिर ये एरर का प्लॉट है आपका। आप चाहेंगे कि ये एरर मेरी ये मिनिमम हो जाए, सबसे कम हो जाए एरर, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू एरर की हो इंस्टेड ऑफ ये हो या ये हो या ये हो, तो आप इस एरर को मिनिमाइज करना चाहते हो। तो आपको किसी प्लॉट में मिनिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जो इफ यू रिकॉल कि हमने तो वो जो सिग्नल वो मुख्तलिफ उनमें मिन और मैक्स फाइंड करना सीखा हुआ है, ये वो वाली चीज इस्तेमाल आप करोगे। फर्क क्या होगा कि पहले आप एक डायमेंशन के या एक वेरिएबल के हिसाब से देखोगे, फिर वो 2 डायमेंशन, 2 वेरिएबल्स के हिसाब से 3 वेरिएबल, यही चीज मल्टीपल डायमेंशन में यू नो कि वो जो वेव्स, आप अगर वेव्स देखो समंदर की 3 डायमेंशनल व्यू में, तो फिर यही चीज जो अभी यहाँ 2 डायमेंशन नजर आ रही है वो आपकी मल्टीपल डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, और वही चीजें 4, 5, 6 डायमेंशन में जा सकती हैं, जैसे कि हमने देखा है। तो हम इस चीज के मिन मैक्स को ये ग्रेडियंट मिनिमाइजेशन का मेथड कहते हैं। और इसका मेथड जो हमने सीखा हुआ है वो ये है कि ओके, कि आप क्या करते हो, आप यहाँ पर अगर आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है, कोई फंक्शन होता है, यहाँ पर वो वैल्यूज लिखी होती हैं, सम वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 2 5 3x स्क्वायर क्यूब जो भी है, 3x स्क्वायर प्लस 5 और समथिंग एफ एक्स है। तो आप क्या करते हो, इसका डेरिवेटिव लेते हो, एफ डैश एक्स भी कहते हैं हम डेरिवेटिव को, कई जगह आप देखोगे यहाँ स्लाइड में, और हम यूज करेंगे डेरिवेटिव के लिए एफ डैश एक्स का वर्ड भी यूज होगा। आगे जब हम डेल पे जाएंगे तो ये वर्ड हम दूसरी तरह से लिखना शुरू करेंगे। तो आप इसका डेरिवेटिव लेते हो और उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हो, एफ डैश एक्स की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ उसको 0 रखोगे, यानी कि ये 6x, फर्स्ट को इस केस में 6x प्लस 5, इसको इक्वल टू 0 रखते हो, और फिर x की वैल्यू आपके आ जाएगी -5/-6, जो भी। इस तरह आप वो x की वैल्यू ऐसी मालूम करते हो जिस पे ये डेरिवेटिव 0। क्यों? मैक्सिमम पे भी किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप है वो डेरिवेटिव होता है, ये पॉइंट पे ये स्लोप है, दिस इज द डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट। यहाँ इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या है, ये इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का मतलब क्या है, स्लोप, ये। इसी तरह इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ये स्लोप। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ये स्लोप, ये लाइन। तो ये जो मैक्स और मिन वाले पॉइंट हैं, ये वो पॉइंट हैं जहां पे डेरिवेटिव
जीरो होता है, यानी कि स्लोप जीरो होता है। इसलिए आपने इसका डेरिवेटिव लिया, उसको इक्वल टू जीरो रखा, और आपने ये पॉइंट मालूम कर लिया कि ये क्या है जिस पे डेरिवेटिव जीरो, या ये क्या है जिस पे। अच्छा, ये बात सही है कि डेरिवेटिव जीरो का मतलब है ये क्रिटिकल पॉइंट है, और इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि मैक्स पॉइंट भी हो सकता है और मिन पॉइंट भी हो सकता है, तो हम उनमें भी डिस्टिंग्विश करेंगे। तो हम मैक्स और मिन में से, हमारा इंटरेस्ट मिन में है, वो हम मिन को ढूंढना चाहेंगे, तो हम इसलिए मिन के लिए ये काम करेंगे। तो ओके, अच्छा, इसको यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं। आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क मैं दे देता हूँ। ये आपके, इफ यू रिकॉल, ये मैंने अब जो बातें की हैं, इट दे आर हाईली, बिल्कुल आपके एफएससी और उससे पहले के मटेरियल की हैं, जिनको आपने रिकॉल करके यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाली बात कि जहाँ पर ये मैक्स मिन हो रहा है उधर क्या क्या बिहेवियर हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अच्छा, इसी में एक केस वो होगा कि जो ये जीरो हो रहा होगा, मगर ये वाला केस कि यहाँ पर भी अगर प्लॉट आपका ये है, यहाँ पर भी स्लोप जो है जीरो है, ये डेरिवेटिव जीरो है, मगर ये मैक्स मिन में से कोई नहीं है, इसको सैडल पॉइंट कहते हैं। यहाँ हम इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, हमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे हमें पता चले ये मैक्स और मिन में से कौन सा है। और उसी के अंदर एक एडिशनल चीज सेकंड डेरिवेटिव काम आता है। एक तरीका तो ये है मैक्स और मिन को डिस्टिंग्विश करने का, और इस सैडल पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट है कि मैक्स के राइट और लेफ्ट, यानी डेल्टा बैक एंड डेल्टा आगे, एक्स की वैल्यू में डेल्टा पीछे और डेल्टा आगे जाएं तो मैक्स से वो दोनों वैल्यूज कम होंगी। अगर ये मैक्स पॉइंट है तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आगे और पीछे जाने से ये पॉइंट हायर रहेगा उन दोनों से। अगर आपका मिन पॉइंट है तो आप इस पॉइंट से डेल्टा पीछे और डेल्टा आगे जाएं तो ये पॉइंट हमेशा नीचा रहेगा, उन दोनों पॉइंट से ये कम होगा, ये मिन की निशानी है। जबकि जो सैडल पॉइंट है उस केस में ये सेम रहेगा, वो जो हम कह रहे हैं दोनों वैल्यूज या हायर आ जाएंगी या लोअर आ जाएंगी, वो नहीं है, और ये सेम रहेंगी, तो ये सैडल पॉइंट है। एक इस तरह हमें पता चलता है। और एक और तरीका हमारे पास है, हाउ अबाउट टेकिंग द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव से कैसे पता चलता है मैक्स और मिन का? चलें, ओके, चैलेंज क्वेश्चन आपके एफएससी या जो भी आपने किया, बताओ यहां पर सेकंड डेरिवेटिव आपको कैसे बताएगा कि यार ये मैक्स पॉइंट है या मिन पॉइंट है? एनीबॉडी? बताएं। देखें, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, इस एफ एक्स स्लोप वाली चीज का सेकंड डेरिवेटिव। यहीं पर ही आप ये जो आया आपका 6x+5, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आप लें तो दैट विल बी इन दिस केस इस एफ एक्स एफ डैश एक्स का फिर डेरिवेटिव ले तो सेकंड डेरिवेटिव है। ये सेकंड डेरिवेटिव कैसे आपको हेल्प करता है? वो ये है कि सेकंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है, आपके इस स्लोप वाली लाइन, पहला डेरिवेटिव क्या था, इस लाइन का स्लोप, ये डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव वाज स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप, इस स्लोप का चेंज का डायरेक्शन क्या है। देखिए, अगर ये मैक्स पे है, ठीक है, ये मैक्स पर है, तो इसका ये स्लोप, यहां ये जो स्लोप था ये इंक्रीज कर रहा है, यहां ये इंक्रीज कर रहा है, ये स्लोप बढ़ता जा रहा है, यहां जीरो हो गया, और यहां स्लोप ये माइनस हुआ, ये स्लोप माइनस है और माइनस हो गया और माइनस हो गया, बड़ी वैल्यू ऑफ माइनस पे चला गया। जबकि मिनिमम में क्या है कि ये वैल्यू इस मिनिमम पॉइंट से, इस मिनिमम पॉइंट से आगे देख ले पहले कि ये स्लोप था जीरो,
अब ये पॉजिटिव साइड में बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो इसका स्लोप का चेंज पॉजिटिव है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है स्लोप का चेंज। इस पॉइंट पे स्लोप का चेंज इंक्रीज कर रहा है। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो, तो ये मिन पॉइंट है, इंक्रीज कर रहा है। इस केस में इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो ये स्लोप ये 0 था, माइनस हुआ और माइनस हुआ और माइनस हुआ, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो ये मैक्स पॉइंट होगा। यानी अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं और वो सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आए, लेस देन 0 आए, नेगेटिव आए, इसका मतलब है कि ये मैक्स पॉइंट है। और सेकंड डेरिवेटिव आपका अगर पॉजिटिव आए, इसका मतलब है वो मिन पॉइंट है। तो पहले आपने एनी क्रिटिकल पॉइंट को फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसका वैल्यू मालूम की कि किस जगह वो क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पर मैक्स मिन मौजूद हो सकते हैं। फिर आपने इनकी रिलेटिव नेबर्स की वैल्यू से पता किया कि ये मैक्स है, मिन है, या ये है सैडल पॉइंट है, ठीक है। फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव से भी ये पता किया कि आपका ये मैक्स है या मिन है। तो ये चीजें आपको इनको एक दफा रिवाइज करें, इन्हें देखें, इनके एग्जांपल्स करें। अब हम इसी बात को अपनी नेक्स्ट क्लास में, ये एक डायमेंशन में काम था, जब आप मल्टीपल डायमेंशन में करेंगे तो फिर आपका ये डेरिवेटिव की जगह एक डेल ऑपरेटर आ जाता है। रिवाइज योर डेल थिंग के ये क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ कैलकुलेट किए सारी चीजें। ये मल्टीपल डायमेंशंस के लिए ये डेरिवेटिव को डेल कहते हैं, डेल। तो नेक्स्ट क्लास में आपको डेल के बारे में मैं बताऊंगा, आप उसको देख कर आइए, पहले इसको रिवाइज कीजिए और फिर डेल को देख कर आइए जो आपने अपने अगेन कॉलेज अलजबरा प्लस यहाँ के अलजबरा में किया हुआ है। तो यू शुड बी इन टच, ताकि हम उसको जरा तेजी से कवर कर लें। ओके, एनी क्वेश्चन फॉर सो मच जो हमने कवर किया है, एंड व्हाट यू हैव टू डू योरसेल्फ बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ओके, ऑलराइट, चलिए, लेट्स स्टॉप हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट दिस डेल ऑपरेटर, जो आपको पता होना चाहिए। ये थ्रू आउट फिर यूज हो रहा है आपके, ये मशीन लर्निंग का जो मैंने ये सिनेरियो बताया है, इसमें आपका डेल ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से आप बनाते हैं डेल ऑपरेटर के लिए, जो हमने अभी बनाया है। इसी चीज को मल्टीपल डायमेंशन में एक्सटेंड कर दें तो डेल ऑपरेटर, उसका मतलब ये हुआ कि जो आपके समंदर की जो वेव्स हैं उनमें मेन पॉइंट्स, यानी ये मशीन लर्निंग में क्योंकि मल्टीपल डायमेंशन हो रही है, तो अब आपको मेन पॉइंट इस एरर का चाहिए और वो निकालना है, और उसमें आपका डेल ऑपरेटर की नीड पड़ेगी, उसकी मैट्रिसेस बनेगी और उससे काम होगा आपका। ओके, ऑलराइट, मीट वी स्टॉप हियर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।